मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी का सूफ़ी कवि माना जाता है। सूफ़ी किसे कहते हैं? हिंदी में सूफ़ी मत नाम से प्रचलित अवधारणा के लिए अंग्रेजी में सूफिज्म और उर्दू में तसव्वुफ़ का व्यवहार होता है। यह एक दार्शनिक अवधारणा है जो फारसी काव्य से चलकर हिंदी काव्य तक आई। हिंदी के जिन कवियों में इस अवधारणा के दर्शन होते हुए सूफ़ी कवि कहलाए, जैसे मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुल मंझन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि, जायसी का नाम उनमें अग्रगण्य है। इसका अर्थ इश्क, अर्थ प्रेम सूफी मत का प्रमुख अंग है और जायसी मूलतः प्रेमाख्यान के कवि हैं। सूफी वह है जो ऊनी वस्त्र धारण करता हो, लेकिन शाब्दिक अर्थ जान लेने मात्र से सूफी मत का पूर्ण बोध नहीं हो जाता। आगे पढ़ते हैं। भारत में सूफी मत के अनेक संप्रदाय बने, जिनमें चिश्तिया संप्रदाय, सुहरावादिया, कादरिया, नक्शबंदिया और महदवी संप्रदाय प्रमुख हैं। पढ़ते हैं। जैसी महदवी संप्रदाय के कवि थे और उनके गुरु शेख बुरहान थे। जैसी का संबंध चिश्तिया संप्रदाय से भी जोड़ा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी ने जैसी को चिश्तिया संप्रदाय का माना है। इसी आधार पर पद्मावत की व्याख्या की जाती है। जायसी ने स्वयं पद्मावत को एक कड़वक के में शेख बुरहान समेत अनेक गुरुओं की सूची दी है, जिससे यह भ्रम होना स्वाभाविक है कि उनके अनेक गुरु थे जिनसे उन्होंने दीक्षा ली या जिनके संपर्क में थे। जायसी सूफी थे, सूफी कवि थे या सिर्फ कवि थे, इस पर विचार कर लेना आवश्यक है। जायसी और पद्मावत को समझने के लिए यह जरूरी है। जायसी को सूफी कवि मानने वाले विद्वानों के लिए पद्मावत का एक कड़वक काफ़ी रहा है। जायसी को सूफी कवि मानने की यह धारणा अब तक जारी है। जायसी केवल कवि थे और उनकी रचना पद्मावत में सूफी दर्शन अनायास ही आ गए हैं। इस बात को बहुत कम आलोचक मानते हैं। जायसी कवि थे, उनका किसी सूफी संप्रदाय से कोई संबंध था अथवा नहीं कहा जा सकता, तथापि वे सूफी मत से भलीभांति परिचित थे। भारत में सूफी मत के उद्भव और विकास के युग में तो जायसी को सूफी नहीं माना गया, किंतु बाद में उनको लेकर तरह तरह के विभ्रम खड़े किए गए और जायसी को सूफी संत और सूफी कवि मान लिया गया। जायसी को सूफी कवि प्रमाणित करने के लिए पद्मावत के उन स्थलों को बार बार दोहराया गया जिनमें सूफी मत की झलक मिलती है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के अनंत के जिस कड़वक तन चितौर मन राजा किन्ह के आधार पर पद्मावत में रूपकत्व के निर्वाह की कोशिश की है, कड़वक ही प्रक्षिप्त है। जायसी ने पद्मावत के जिस कड़वक में गुरुओं की एक लंबी सूची दी है, जिसके आधार पर उन्हें भी सूफी मत के किसी संप्रदाय से जोड़ना गलत है। जायसी के पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है। गुरुओं की समूची सूची से इसका मिजाज बैठाना कठिन है। जायसी के सूफी होने के प्रमाण स्वरूप पद्मावत को एक और तरह से हथियार बनाया जाता रहा है। वह हथियार यह है कि पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया एक प्रेमाख्यानक काव्य है। मसनवी फारसी की एक शैली है और ज़्यादातर सूफी प्रेमाख्यान इसी शैली में लिखे गए हैं। यहाँ मसनवी और पद्मावत के प्रेमाख्यान के बारे में बस इतना कहना पर्याप्त होगा कि शैली मात्र के अनुकरण से कोई रचना किसी संप्रदाय के मतों को प्रतिपादित नहीं करती और दूसरे पद्मावत प्रेम काव्य ही नहीं है, इसमें युद्ध की भी विशद वर्णन हुआ है। इस तरह जायसी मननशील और मानवीय संवेदना के कवि थे। उन्हें जीवन का व्यापक अनुभव था। उनका यही अनुभव, उनकी कीर्ति पद्मावत में दिखाई पड़ता है। जायसी ने कहीं भी इस महान काव्य ग्रंथ को सूफी काव्य मानने का आग्रह नहीं किया, हालांकि वे प्रेम पर विशेष जोर देते हैं। जायसी के लिए पद्मावत एक प्रेम कथा है, बाकी कुछ नहीं।
प्रेम कथा यही भारतीय विचारों वो अपने पद्मावत में लिखते हैं। जब किसी कवि को किसी खास संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है और साहित्यकों में एक भ्रमपूर्ण धारणा जड़ जमा लेती है तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता। इससे पहले आपने देखा होगा कि जैसी एक कवि थे, किसी सूफी संप्रदाय से उनका संबंध नहीं था। यह अलग बात है कि पद्मावत के कुछ थोड़े से स्थल सूफी सिद्धांतों के अनुकूल है, अन्यथा समूचा पद्मावत एक लौकिक प्रेम काव्य है जिसमें प्रेम और युद्ध को समान महत्व दिया गया है। फिर भी सूफी मत में प्रेम के स्वरूप और प्रेम के बारे में जायसी की अवधारणा की विवेचना जरूरी है। सूफी मत एक दर्शन है जिसमें प्रेम ही भक्ति का साधन है। यह प्रेम नितांत लौकिक है, किंतु सूफी इस सांसारिक प्रेम को इतना उदात्त और दिव्य बना देते हैं कि वह अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। सूफी मत की शब्दावली में इसे इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी में रूपांतरण कहा जाता है। ईश्वर के प्रेम में अकंठ डूबा और विरह में रत होकर सूफी संसार से अलग हो जाता है। प्रेम और प्रेम पियाला के लिए सूफी हमेशा ललायित रहते हैं। प्रेम के द्वारा ईश्वरीय सत्य का आभास करके वे उन्माद की दशा में पहुंचते हैं और ईश्वर में एकाकार हो जाते हैं। इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए वे इश्क मिजाजी का सहारा लेते हैं। वे स्वयं को जीवात्म या आशिक मानते हैं और स्त्री या परमात्मा को माशूक हमेशा सौंदर्यपूर्ण होता है जो खुदा को के जमाल का सूचक है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सूफी अनेक विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं और फारसी के सूफी कवियों में ही नहीं बल्कि हिंदी के सूफी कवियों में भी यह प्रवृत्ति समान रूप से दिखाई पड़ती है। मुल्ला दाऊद, कुतुबुन मंझन और नूर मोहम्मद सभी ने अपने काव्यों की इसी पद्धति का अनुसरण किया। इस तरह हिंदी में दाम्पत्य के प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की एक नई शैली विकसित हुई है। भारतीय जीवन दर्शन में इस तरह की प्रेम कथाएं नहीं थी। सूफियों ने इस्लाम को सहज और सरल बनाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने ईश्वर भक्ति के लिए प्रेम का अर्थात मधुरा भक्ति को चुना। उन्होंने योग और धर्म को नहीं, प्रेम और उससे उत्पन्न विरह को महत्व दिया। जायसी ने इसीलिए प्रेम को ईश्वरीय प्रेम माना। प्रेम में स्व की भावना से मुक्ति मिल जाती है। प्रेम सौंदर्य से उत्पन्न होता था। सूफियों ने ईश्वरीय सौंदर्य को अपने माशूक में ही देखा। यह सूफी दर्शन है। जब लगी विरह न होई तन हिये न उपजाई प्रेम, तब लगी घात न आव तब करम धर्म सतनेम। हम चाहे तो इस दोहे को सूफी मत की प्रेम संबंधी अवधारणा से जोड़ सकते हैं, किंतु किसी एक दोहे या कुछ छंदों के आधार पर जायसी के प्रेम को सूफी मत के अनुकूल सिद्ध करना ठीक नहीं होगा। जायसी के व्यक्तित्व के दो रूप हैं। जन्म से मुस्लिम होने के कारण जायसी की इस्लाम और हजरत मोहम्मद में आस्था स्वाभाविक है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि तत्कालीन सूफी संप्रदायों से भी उनका संबंध रहा हो। इससे ठीक विपरीत जायसी का कवि व्यक्तित्व भी, जहाँ वे सिर्फ कवि हैं, उन प्रेम और विरह के कवि, यहाँ न तो वे मुसलमान हैं और न ही सूफी, वे प्रेम में आहत हैं। इसीलिए उनके बोल, उनकी अभिव्यक्ति में प्रेम और विरह की तीव्र वेदना है। जेहि के बोल विरह के छाया, कहु तेहि भूख कही तेहि छाया। इसीलिए उन्होंने पद्मावत का उपसंहार करते हुए यह स्वीकार किया है कि इस कथा को मैंने जोड़कर सुनाया, यानी अपनी उर्वर कल्पना के द्वारा इसका निबंधन किया है। इसी कड़वक में उन्होंने प्रेम की पीर रकत की लेई और नैन जल से भीगी गाढ़ी प्रीति की भी चर्चा की है। ओ मन जानी कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मही चीन्हा।
अर्थात मैंने सोच विचार कर जो मुझे अच्छा लगा ऐसे काव्य की रचना की। जाहिर है जायसी किसी मत मतांतर के चक्कर में न पड़कर स्वच्छंद रूप से प्रेम को अपनी भाषा में व्याख्यात करने के बात कर रहे हैं। यश प्राप्ति तो अलग उद्देश्य है ही। पद्मावत एक लौकिक प्रेम काव्य है। कुछ संकेतों के आधार पर उसे सूफी काव्य मानना ठीक नहीं है। पद्मावत को देखते हुए कुछ दूर तक ऐसा लगता है कि जायसी का उद्देश्य यही है, अर्थात वे रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम और दोनों के मिलन से सूफी दर्शन का प्रतिपादन करना चाहते हैं। लेकिन जब वे इससे आगे बढ़ते हैं और कथा, इतिहास और लोक कथा के समन्वय से एक नया रूप ग्रहण करती हैं, तब सूफी मत दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता। रत्नसेन के पद्मावती के साथ चित्तौड़ आने, पद्मावती और नागमती से समान रूप से पत्नीत्व का व्यवहार करने, पद्मावती और नागमती के सौत्याडाह और अलाउद्दीन और देवपाल द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की कोशिशें और रत्नसेन की मृत्यु के बाद पद्मावती और नागमती द्वारा सती होने आदि में सूफी मत कहाँ है? उसके बाद पढ़ते हैं। दरअसल जायसी का उद्देश्य तो कुछ और ही था। उन्हें प्रेम के मर्यादित और उदात्त रूप की अभिव्यक्ति करना था। इसीलिए उन्होंने कथा में इतने मोड़ दिए, प्रेम को प्रस्फुटित होने के इतने अवसर दिए। निस्संदेह जायसी इसमें सफल हुए हैं। कवि जायसी और उनका पद्मावत। जायसी सुरती श्रृंगार के कवि हैं, प्रेम अनुराग के कवि हैं। पद्मावत में उन्होंने ऐसी घटनाओं का विधान किया है जो लोकोत्तर हैं, यथार्थपरक हैं, लेकिन ये घटनाएं अविश्वसनीय नहीं हैं। हीरामन का आदमियों की तरह बोलना, शिव पार्वती के द्वारा रत्नसेन के सिद्धि गुटिका देना, समुद्र द्वारा रत्नसेन को 5 अमूल्य रत्न देना आदि अनेक घटनाएं लोकोत्तर हैं जो केवल लोक कथाओं में ही मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी ने इस कथा को सीधे लोक से ग्रहण किया और वे लोक प्रचलित कथा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसके बहुत सारे अंशों को संशोधित करना मुनासिब नहीं समझा। जायसी प्रेम के कवि हैं। उनकी मुख्य चिंता है प्रेम के लौकिक रूप को व्यापक और कालातीत बनाना। जायसी ने अपनी कविता के केंद्र में मनुष्य को रखा है। वह मनुष्य जो सुख में उल्लासित होता है और दुख में रोता है, वह सच भी बोलता है और झूठ भी। ईर्ष्या, द्वेष, सभी मनोचित भाव उसमें निहित है। प्रेम में वह सब कुछ भूल जाता है और जायसी ने इसी मनुष्य के प्रेम को महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान की है। जायसी के उस प्रेम काव्य में सिर्फ प्रेम नहीं, ट्रेजेडी भी है, जिसको सुनकर हर आदमी तिलमिला जाता है। यदि पद्मावत को देखें तो साफ पता चलता है कि इस प्रेमाख्यान में एक निष्ठ प्रेम तो है, किंतु उसमें जायसी का ट्रेजिक विजन भी है। पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम सीधा सपाट नहीं है, यह अनेक विघ्न बाधाओं से गुजरता हुआ चरम बिंदु पर पहुंचता है। जायसी ने यह प्रेमाख्यान इतिहास और लोक कथाओं को अपनी कल्पना से समन्वित करके लिखा है। इतिहास भी क्या है, उसमें इतिहास के सिर्फ कुछ संकेत पर है। यह है भी जनश्रुति ही। उन्होंने इतिहास से सिर्फ रत्नसेन को ले लिया और उसे लोकात्मक रूप दे दिया। इसीलिए अगर पद्मावत को लोक कथा का काव्यात्मक रूप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कथा की शुरुआत ही लोक कथा के आधार पर हुई है। सिंघल द्वीप की राजकुमारी के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। राजा गंधर्वसेन परेशान है। पद्मावती का सर्वज्ञ सुअटा पद्मावती के लिए वर ढूंढने की बात कहता है, जिस पर गंधर्वसेन नाराज होकर सुअटे को मारने का हुक्म देता है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। आखिर सुअटा ही पद्मावती के योग्य वर की तलाश करता है और रत्नसेन के मन में पद्मावती के प्रति चाह उत्पन्न करता है। ऐसी चाह है जो रत्नसेन को राजा से जोगी बना देती है। वह सत्ता
छोड़ देता है और एक सामान्य आदमी बनकर पद्मावती को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जायसी ने शिव पार्वती खंड में रत्नसेन के एकनिष्ठ प्रेम को उभारते हुए शिव से सिद्धि गुटिका प्रदान कराई है। तात्पर्य यह है कि पद्मावत की पूरी रचना प्रक्रिया लोकगीतों और निजधनी कथाओं से भिन्न नहीं है। पद्मावत के दूसरे भाग में इस स्वरूप को बनाए रखने और प्रेम की महत्ता स्थापित करने के लिए जायसी ने ऐतिहासिक कथा को भी लोकात्मक बना दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार करते हुए लिखा है कि प्रेम के स्वरूप का दिग्दर्शन जायसी ने स्थान स्थान पर किया है। कहीं तो स्वरूप लौकिक ही दिखाई पड़ता है और कहीं लोक बंधन से परे, पर जायसी की दृष्टि इस लौकिक प्रेम से आगे बढ़ी हुई है। वे प्रेम का वह विशुद्ध रूप दिखाना चाहते हैं जो भगवत प्रेम में परिणत हो सके। लेकिन जायसी कृत पद्मावत की ही निम्नलिखित चौपाइयों पर ध्यान दिया जाए तो यह साफ जाहिर होता है कि रत्नसेन सिर्फ पद्मावती के अलावा कुछ नहीं चाहता। पद्मावती एक तरफ और स्वर्ग नर्क सब एक तरफ। इसलिए रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए पर्वत तो क्या आकाश की ऊंचाइयां नापने के लिए भी तैयार है। जिस पर्वत पर उसकी प्रिया के दर्शन संभव हो उस पर्वत पर वह पांव तो क्या सिर से चढ़ने के लिए तैयार है। दरअसल जायसी कहना चाहते हैं कि पुरुष ही चाहिए उच्च हियाऊ, अर्थात प्रेम के लिए बहुत बड़े कलेजे की जरूरत पड़ती है। ऊंचे कार्य के लिए जान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यही है जायसी का प्रेम आदर्श। प्रेम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना और उससे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना यहाँ न तो अन्योक्ति है और न रूपक, यह बस लौकिक प्रेम है। रत्नसेन का प्रेम तब तक एक तरफा है जब तक उसकी मुलाकात पद्मावती से नहीं हो जाती। पद्मावती से मिलन के पूर्व तक रत्नसेन एक रसलोभी भौरे की तरह, जो पद्मावती के रूप सौंदर्य को सुनकर राजपाट छोड़ देता है। रत्नसेन के प्रति पद्मावती के हृदय में उसी वक्त प्रेम का उदय होता है जब वह पहली बार रत्नसेन को देखती है। पद्मावती के दर्शन मात्र से रत्नसेन बेहोश हो जाता है। पद्मावती उसके हृदय पर यह लिखकर चली गई कि जोगी तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। लेकिन घर जाकर पद्मावती रत्नसेन के वियोग में विलाप करने लगी। वह भी प्रेममय हो गई। वह सोचती है, मैं जानती थी कि यौवन रस भोग के लिए ही है, लेकिन यौवन बहुत दुखदाई है, संताप और वियोग के कारण है। यौवन का भार सह सकना मुश्किल है। यौवन तो घोड़े की तरह है, इसे अपने वश में रखना चाहिए और उसे स्वच्छंदतापूर्वक हर कहीं नहीं जाने देना चाहिए। यौवन है इसीलिए विरह जैसे चंदन में आग, यौवन उगता हुआ चांद है और विरह राहु, इसीलिए जब तक प्रिय मिल नहीं जाता तब तक तो प्रेम की इस पीर को सहना ही पड़ेगा। इस संसार में जन्म पाना ही सब कुछ नहीं है, जन्म लेने के बाद प्रिय को पा लेना ही बहुत कुछ है। तात्पर्य है कि रत्नसेन और पद्मावती एक दूसरे के प्रेम और विरह में अलग अलग जल रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला भी तो यही कहती है, दोनों और प्रेम पलता है सखी, पतंग जलता है, दीपक भी जलता है। रत्नसेन पद्मावती के प्रथम मिलन में ही प्रेम प्रस्फुटित होता है और निरंतर विकसित होता हुआ उदात्त रूप ग्रहण कर लेता है। इसको हम लक्ष्मी समुद्र खंड में भी देख सकते हैं और पद्मावती नागमती सती खंड में भी। और ऐसे ही प्रेम को लेकर जायसी ने एक श्रेष्ठ प्रेम कथा लिखी है। प्रेम कथा के लिए ऐसा ही प्रेम आदर्श हो सकता है। तभी तो विजय देव नारायण शाही ने लिखा है कि पद्मावती जिंदगी का दर्शन नहीं, जिंदगी है। वह जायसी का तवस्सुफ नहीं, तसफ्फुफ नहीं, जायसी की कविता है।
वास्तव में कविता में दर्शन हो सकता है, किंतु कविता दर्शन नहीं होती। जायसी ने ऐसी कविता रची जिसमें दर्शन तो है किंतु ये दर्शन मात्र नहीं, अर्थात पद्मावत में किसी दार्शनिक आधार को नहीं ग्रहण किया गया। जायसी ने खुद अपना एक अलग दर्शन बनाया, प्रेम का दर्शन, और यह दर्शन परंपरा से अलग नहीं है। रत्नसेन का एकांतिक प्रेम जायसी का प्रिय नहीं है। वे उसके प्रेम को विस्तार देना चाहते, इसलिए उन्होंने रत्नसेन को नागमती की याद दिलाकर उसे बिना चित्तौड़ की ओर उन्मुख किया। यदि जायसी का उद्देश्य पद्मावत को सूफी ग्रंथ बनाना होता तो वह ऐसा हरगिज नहीं करते। जायसी उस दाम्पत्य प्रेम में ही प्रेम की पूर्णता देखते जो नागमती में ही संभव है। इसलिए जायसी ने पद्मावती को पूरी कथा में प्रेमिका ही बने रहने देना उपयुक्त समझा है। कविता के लिए प्रेम चाहिए जो पद्मावती में है, और प्रेम की पूर्णता दाम्पत्य में होती है जो नागमती में। रत्नसेन पद्मावती के साथ चित्तौड़ वापस आता है। चित्तौड़ से सिंघल द्वीप की यात्रा पद्मावती को प्राप्त करने के सारे क्रमों के बीच एक लंबा समय बीत जाता है। नागमती को अपने पति की याद आती रहती है, वह उसके विरह में तड़पती रहती है। जायसी नागमती को नहीं भूलते, वे नागमती की विरह अवस्था को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करते। नागमती वियोग वर्णन खंड में नागमती की कारुणिक दशा का चित्रण करते हुए जायसी ने एक स्त्री की जो छवि प्रस्तुत की है वह एक भारतीय स्त्री की छवि है। वह घर नारी है और यह घर नारी मतिहीन है। तुम्हें तिरिया मतिहीन तुम्हारी मूरख सो जो मते घर नारी। स्त्री के प्रति पुरुष की यह मानसिकता पुरानी है, यह विशुद्ध भारतीय धारणा है। जायसी ने भारतीय पुरुष की इसी मानसिकता को उजागर किया। रत्नसेन नागमती को डांट देता है। वह सोचता है कि वह पुरुष मूर्ख है जो घर नारी की राय से चलता। पद्मावत के उपसंहार में जिसे अनेक विद्वानों ने प्रक्षिप्त प्रमाणित कर दिया, नागमती के प्रति यह कथन कि नागमती दुनिया का धंधा यानी माया है ठीक नहीं है। नागमती एक संपूर्ण स्त्री है जिसमें सभी मानवीय गुण है। वह अपने पति से डूबकर प्यार करती है, उसके विक्षोभ में तड़पती है, पति को उससे दूर करने वाले सुआ को कोसती है क्योंकि वह उसके पति को ही नहीं ले गया बल्कि उसकी जान लेकर चला गया। नागमती आशा और निराशा में डूबती उतरती रहती है। वह अपने पति के 2 मीठे बोल सुनने के लिए बेचैन है। असीम दुख में वह अपने आप को समझाती है कि यह विरह क्षणिक है। रसलोभी भौरा अगर कमल के फूल के पास चला गया तो क्या हुआ, उसे जब मालती पुष्प की याद आएगी तो वह वापस लौट आएगा। जैसे कुछ दिन तक सूखा रहने के बाद सरोवर पुनः जल से भर जाते, वैसे ही उसके विरही जीवन में सुख का संचार होगा। लेकिन नागमती का दुख कम नहीं होता, दिन दिन बढ़ता ही जाता है। वह हार कर भौरे और कौवे से संदेश भेजती है कि जाकर मेरे पीयू से कह दो कि वह नागमती तुम्हारे वियोग की आग में जलकर मर गई है। उसी के धुएं से हमारा रंग काला हो गया है, शरीर की एक बूंद भी खून नहीं बचा है। रत्ती रत्ती रिसकर वह आंखों से बह गया। वह खून के आंसू रोती है, उसके आंसू जमीन पर गिरते और धारा बनकर बहने लगते हैं, मानो बिल बहुटियाँ रेंग रही हो। रत्नसेन को नहीं आना था, नहीं आया। नागमती उस विरह की आग को सहती रही जिससे गिरी समुद्र, शशि रवि और मेघ तक नहीं सह पाते। नागमती सती है, पतिव्रता है, रत्नसेन की व्याहता है। आखिर वह हार कर मान लेती है कि उसका पीयू नहीं आएगा क्योंकि वह जिस देश गया वहाँ पावस, हेमंत, वसंत और कोकिल पिपहा कुछ भी नहीं है जिनको याद कर वह वापस आए। नागमती वियोग वर्णन में जायसी के कवि हृदय की सारी तरलता, करुणता और संवेदना मोम की तरह पिघल गई है। जायसी ने जिस तन्मयता के साथ नागमती के वियोग का चित्रण किया उतनी तन्मयता से पद्मावती का नहीं। इसलिए संपूर्ण पद्मावत में नागमती वियोग खंड कवित्व की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त और मार्मिक है। सीता के वियोग वर्णन में तुलसीदास को भी इतनी सफलता नहीं मिली जितनी जायसी को नागमती के वियोग वर्णन में। नागमती वियोग वर्णन में जायसी ने 12 मासा का प्रयोग किया है। वस्तुतः लोकगीतों की तर्ज पर है। भारतीय लोकगीतों में 12 मासा की परंपरा बहुत पुरानी है। लोकगीतों में 12 मासे की शुरुआत प्राय आषाढ़ से की जाती है। जायसी ने भी उसी परंपरा का अनुसरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती उपवनों के पेड़ों के नीचे रात भर रोती फिरती है। इस दशा में पशु पक्षी पेड़ पल्लव जो कुछ सामने आता है वह उसे अपना दुखड़ा सुनाती है। वह पुण्य दशा धन्य है जिसमें ये सब अपने सगे लगते हैं और ये जान पड़ने लगते हैं कि इन्हें दुख सुनाने से
से जी हल्का होगा। जायसी ने जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में पशु पक्षियों से सहानुभूति प्राप्त करने की संभावना भी है, उसी प्रकार पक्षियों के हृदय में सहानुभूति के संचार की भी। वास्तव में शुक्ल जी ने जिस सहृदयता से पद्मावत के इस खंड की व्याख्या की वह अद्वितीय है। शुक्ल जी की रसग्राही दृष्टि ने नागमती के विरह की व्याख्या करते हुए जायसी के कवित्व को ही सराहा है। जायसी ने प्रेम को मनुष्य तक सीमित नहीं रखा, वे प्रेम का विस्तार करते हैं। उनकी नज़र में सारा जग प्रेममय है। पद्मावती यदि सुए के उड़ जाने पर दुखी होती है तो दुख के क्षणों में नागमती अपनी व्यथा कम करने के लिए पशु पक्षियों से बातें करती है। प्रेम को व्यापकता प्रदान करने के लिए जायसी ने रतन सेन को राजा से जोगी बना दिया है और पटरानी नागमती को सामान्य स्त्री के रूप में चित्रित किया है जो इसकी चिंता में डूबी हुई है। दरअसल जायसी का यही पंथ है, महदवी या चिश्तिया नहीं, जिसको लेकर जायसी को तसव्वुफ के चौखट में फिट करने की कोशिश की जाती रही है और पद्मावत को रूपक, अनियोक्ति या समा अशोकित कहकर उसके कद को छोटा करने की कोशिश की गई। जायसी की पद्मावती में ईश्वरीय सत्ता का दर्शन करने और डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे ने रत्न सेन के वियोग को ब्रह्म के लिए तड़पते हुए जीवात्मा के वियोग में तब्दील कर दिया है। डॉक्टर पांडे ही नहीं, पद्मावत को सूफी मत के आधार पर व्याख्या करने वाले विद्वानों ने भी इस जैसी पंक्तियों की व्याख्या की है। इस पंक्ति के सामान्य अर्थ को पता नहीं क्यों उन्होंने इतना कठिन बना दिया। जायसी साफ साफ कहना चाहते हैं कि शरीर में जितनी भी खून की बूंदें हैं सब एक स्वर से पद्मावती पद्मावती कह रही है। कुछ उसी तरह जैसे कोई किसी को रोम रोम से चाहता है और रोम रोम से खुशी फूटती है। अब आगे पढ़ेंगे पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन।